दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस प्रैक्टिस सेट में हम कांग्रेस के बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग, मार्ले मिंटो सुधार, लखनऊ अधिवेशन तथा होम रूल लीग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों से है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन है आपके 1902, 1905, 1906 या 1909। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों, ये अधिवेशन बनारस में हुआ था, तो सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आप जानते भी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष के पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया था। तो याद रखिएगा, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, सी.आर. दास ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी। देखिए, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो आप जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892, वर्ष याद रखिएगा, 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हुई थी? तो सही उत्तर कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में उदारवादियों और उग्रवादियों के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर आर.बी. घोष यानी रास बिहारी घोष। दोस्तों, याद रखिएगा कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी बोस नहीं, दोनों लोग अलग अलग व्यक्तित्व हैं। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर या फिर उपर्युक्त सभी पर? तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी पर, ऑप्शन डी। दोस्तों, याद रखिएगा, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक महत्वपूर्ण कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथी राजनीति घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी कब? तो सही उत्तर 1907 में। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? ह्यूम ने, डफरिन ने, तिलक ने या गांधी जी ने? तो सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक ने सूरत फूट का या सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। सूरत विभाजन के गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए, तो ये सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी यानी लिबरल पार्टी के टिकट पर जो है चुने गए थे। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है? आपको बताना है। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, बिल्कुल सही। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार को आरंभ किया, सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो ये गलत है। ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुई। 1892 से 1895 तक ये उदारवादी दल से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार की शुरुआत 1891 में की थी और दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893 और 1906 में कुल 3 बार, न कि 4 बार, कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर है अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। ये आप जान लीजिए कि 1907 में जो सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, इसका मुख्य कारण अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के पक्षधर थे। अंत में रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए थे। अब आइए मुस्लिम लीग के गठन 1906 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। आप देखिए, पहला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां या फिर नवाब सलीमुल्लाह खां? तो सही उत्तर नवाब सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, 3 विकल्प में जब तीनों नाम रहे या इनमें से कोई 2 नाम रहे तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक के रूप में जो चयन का वरीयता क्रम है, सबसे पहले आप इसमें सलीमुल्लाह खां रखेंगे, दूसरे पे आगा खां और तीसरे पर मोहसिन उल मुल्क। तो चूँकि जो ये प्रश्न है इसमें आगा खां का नाम भी है, सलीमुल्लाह खां का नाम भी है, तो सलीमुल्लाह खां को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ पर? तो सही उत्तर है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आगा खां, हमीद खां, हसन खां या मोहम्मद अली जिन्ना? तो सही उत्तर ऑप्शन ए आगा खां। दोस्तों आप जान लीजिए कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। अगला प्रश्न है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में या लखनऊ में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कराची में, ऑप्शन बी। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी, 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में और 1908 में अमृतसर में आयोजित हुआ था।
अगला प्रश्न है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग की थी। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन के लिए मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की थी। अगला प्रश्न है 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी, किसकी अध्यक्षता में। तो सही उत्तर है अमीर अली की अध्यक्षता में। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था, अन्य कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गईं। 1908 में, याद रखिएगा 1908 में दोस्तों लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। अगला प्रश्न है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये किसने लिखा है। ऑप्शन है हर्बर्ट रिसरे, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर या एच.एन. बेल्सफोर्ड। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए डब्ल्यू हंटर की पुस्तक थी द इंडियन मुसलमान्स। इसमें उन्होंने लिखा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, आपके सामने है। कथन है, आप देखिए कथन है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने का अधिकार को मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था, बिल्कुल सही है। और कारण है वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए सही लेकिन आर गलत है। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। ये सही है लेकिन ये अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का था, जो कारण है वो गलत है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में थे, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, सही है। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था, ये सही नहीं है। और मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। दोस्तों लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया और इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे: ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना, ये लीग के उद्देश्य थे। अब आइए मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1909 में। दोस्तों आप जान लीजिए कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिसको औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया है, सामान्यतया मार्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय स्वायत्तता। तो सही उत्तर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी। दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और अंततः जिसने देश का विभाजन कराया वो कौन थी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये थी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। 1909 का मार्ली मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष ये था कि मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा दी गई। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। तो ये कहना जो है युक्तिसंगत होगा कि मार्ली मिंटो सुधारों ने भारत विभाजन का जो है प्रारंभिक बीज उसी में निहित था। अब आइए दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता, बम्बई, पटना या लखनऊ? तो सही उत्तर आप जानते हैं कलकत्ता में। दोस्तों, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अगला प्रश्न है, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी। दोस्तों, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था किसके? लॉर्ड कर्जन पर, लॉर्ड मेयो पर, लॉर्ड मिंटो पर या लॉर्ड हार्डिंग पर? तो सही उत्तर लॉर्ड हार्डिंग पर, ऑप्शन डी। दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई माल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया। भगवती चरण बोहरा इसमें नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए और मुकदमे से बच गए थे। अगला प्रश्न है, वह क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था? मास्टर अमीरचंद, भगवती चरण बोहरा, भाई माल मुकुंद या अवध बिहारी? तो सही उत्तर भगवती चरण बोहरा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भगवती चरण बोहरा जो हैं ये हार्डिंग बम कांड जो कि 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के प्रवेश के अवसर पर फेंका गया था बम, उसमें भगवती चरण बोहरा शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा 1912 में। दिल्ली दरबार 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। ये विभाजन 1912 में हुआ था। अब आइए देखते हैं कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे कहाँ पर? अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ या लाहौर में? तो सही उत्तर लखनऊ में। देखिए, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। एक प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन डी। दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1913, 1914, 1915 या 1916 में? तो सही उत्तर लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर 1916 में हुए थे। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। अगला प्रश्न है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो आप जान लीजिए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन ए। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार किया था किस वर्ष में? ऑप्शन है 1909, 1916, 1931 या 1932। तो सही उत्तर हो जाएगा 1916 में।
दोस्तों, कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली वर्ष 1916 में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? ऑप्शन है, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विलय हो गया, अस्थायी, कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। ये कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन का दूरगामी जो है परिणाम था और इसने भावी राजनीति को सांप्रदायिकता के उदय का मार्ग भी प्रशस्त किया था। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल कौन सा प्रदर्शित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1916 से 1922 का समय। दोस्तों, वर्ष 1916 से 1922 तक का समय इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। दोस्तों, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। अगला प्रश्न है, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में मुख्य शिल्पी कौन था? ऑप्शन है, एनी बेसेंट, एम.ए. जिन्ना, मैडम कामा या फिरोज शाह मेहता। तो सही उत्तर एनी बेसेंट। दोस्तों, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि आप जान लीजिए कि जिन्ना और तिलक ने कांग्रेस लीग समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब आइए होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। पहला प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या तिलक ने आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले शुरू किया था। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में तिलक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किए गए थे, किसके नेतृत्व में? तो सही उत्तर है तिलक और एनी बेसेंट के, ऑप्शन ए। अप्रैल 1916 में तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1915-16 में 2 होम रूल लीग तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो कौन सा आंदोलन था? तो सही उत्तर है होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी। देखिए, होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर या टी.एस. अलकाट। तो सही उत्तर टी.एस. अलकाट का योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। दोस्तों, टी.एस. अलकाट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना से जुड़े थे। 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? ऑप्शन है, ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन या द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सही उत्तर है ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। दोस्तों, अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? आपको बताना है। सी.आर. दास, एस. सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर सी.आर. दास।
चित्तरंजन दास दोस्तों आप जान लीजिए कि CR दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे, जबकि एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये सभी लोग होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, 1918 में होने वाली प्रथम यूपी किसान सभा में, या फिर 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTU सभा में? तो सही उत्तर कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आप जान लीजिए कि होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्यों? तो इसका कारण है दोस्तों, इसने देश के सामने स्वशासन या सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। और आप जान लीजिए होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन और प्रशासन की अधिकाधिक उत्तरदायी व्यवस्था की जाए, ये जो है होम रूल आंदोलन का जो है प्रमुख लक्ष्य था। इसने देश के सामने सेल्फ गवर्नमेंट या ठोस स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एनी बेसेंट के बारे में 3 कथन दिए गए हैं और कूट की सहायता से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल सही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट उत्तरदायी थी, एकदम सही है। इसके अलावा दूसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ये आपका सही नहीं है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी। तो 1 और 3 आपके सही हैं। दोस्तों, भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट उत्तरदायी रहीं। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1917 में जो है पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट 1889 में इसकी सदस्य बनी थी। तो कथन 1 और 3 आपके सही हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने कांग्रेस के बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग का गठन, इसके अलावा इस वीडियो में आपने मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल आंदोलन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उनको प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे UPPCS प्रारंभिक परीक्षा, RO यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर PCS, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और MPPCS के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।